हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम बात कर रहे थे लर्निंग की और अब हम इसके सिद्धांतों की बात करेंगे आज। और अगर ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में लेंदी होता है तो इसे मैं पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। और क्योंकि हमें अच्छे से समझना है इसको, लर्निंग होती क्या है और लर्निंग के सिद्धांतों के माध्यम से हम उसके प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल से देना चाहती हूँ। तो इस पार्ट का नाम हम पार्ट फोर्थ ए रखेंगे, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग या सीखना या अधिगम के सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत पद जितना गुमराह करने वाला है उतना ही अधिगम से संबंधित सिद्धांत भी, क्योंकि ये सभी सिद्धांत व्यवस्थित रूप से अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करते। इन सिद्धांतों को व्यवहार के समान सिद्धांतों की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अध्ययनों का प्रारंभ एबिंगहॉस तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रारंभ किया गया। प्राचीन अधिगम सिद्धांतों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो एसआर थ्योरीज़ में कई प्रकार शामिल हैं। एसआर थ्योरीज़ में दो मुख्य प्रकार जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें देखिए, ए में आएगा एसआर रीइंफोर्समेंट थ्योरीज़ के अंतर्गत थॉर्नडाइक हल के सिद्धांत प्रचलित हैं, जबकि एसआर कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत पैवलॉव तथा गथरी के सिद्धांत अधिक प्रचलित हैं। दूसरे प्रकार के सिद्धांतों में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज आती हैं, जिसमें पैवलॉव का सिद्धांत फेमस है। एंड थर्ड में आता है ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरीज, जिसमें स्किनर का सिद्धांत प्रतिपादित है। चौथे प्रकार का सिद्धांत कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, जिसमें टॉलमैन का सिद्धांत अधिक प्रचलित है। पांचवें प्रकार के सिद्धांतों को रिसेंट थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत अधिगम का अपेक्षाकृत अधिक एकीकृत यूनिफाइड चित्र प्रस्तुत करता है। इन सिद्धांतों में मॉडल को महत्व दिया गया है तथा सामाजिक अधिगम फिनोमेना की भी व्याख्या करने का प्रयास करता है। अधिगम के क्षेत्र में प्रतिवर्ष हजारों अध्ययन होते हैं, परंतु इन अध्ययनों का अधिगम के संबंध में बहुत थोड़ा योगदान है। अतः स्थिति यह है कि एडेप्टेशन प्रोसेस की अधिगम संबंधी अध्ययन से कितना व्याख्या की जा सकती है स्पष्ट नहीं है। अधिगम सिद्धांतों का सापेक्षिक वर्णन कुछ अध्ययनों के माध्यम से जानते हैं और उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँ। पहला आता है हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म, थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सर्वप्रथम 1898 में और फिर सन 1913 में प्रकाशित किया, 1913 में। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार जब जीव को नई परिस्थिति में रखा जाता है तो वह बिना समझे तरह तरह की अनुक्रियाएँ करता है। उसकी ये अनुक्रियाएँ दोषपूर्ण होती हैं। जब उस जीव को बार बार उन्हीं परिस्थिति में रखा जाता है तब उनका निर्लक्ष्य और दोषपूर्ण क्रियाएँ कम होती जाती। कई प्रयासों के बाद वह एक अवस्था आती है जब जीव को उस परिस्थिति में रखा जाता है, तब वह जीव केवल उचित अनुक्रिया ही करता है, अतः जीव प्रयास और भूल के द्वारा सीखता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव के सामने एक विशेष परिस्थिति या उत्तेजना होती है तब वह एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। कई प्रयासों के बाद दोषपूर्ण प्रतिक्रियाएं कम या समाप्त हो जाती हैं और उत्तेजना स्टिमुलस तथा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्सेस के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे एसआर बॉन्ड या उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध कहते हैं। यही संबंधवाद है। भविष्य में इसी संबंध के फलस्वरूप जीव उत्तेजना के प्रति उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है जिससे उसे रिवॉर्ड मिलता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापना में मनुष्य का मस्तिष्क का कार्य करता है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है तथा सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का भिन्न मात्रा में योगदान हो सकता है। यह संबंध विशिष्ट उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायु मंडल में स्थापित होता है। अब जानते हैं थॉर्नडाइक के प्रयत्न और मूल सिद्धांत की विशेषताएं। इसमें 7 विशेषताएं बतलाई गई। फर्स्ट है इसमें सिद्धांत के सीखने का आधार उत्तेजना प्रक्रिया का संबंध है। सेकंड आता है सीखने की प्रक्रिया गत्यात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। सीखने की प्रक्रिया में थर्ड ऑप्शन में सीखने की प्रक्रिया में जीव उत्तेजना प्रक्रिया से प्रतिक्रिया में जितना ही अधिक संबंध स्थापित करेगा, सीखना उतना ही अधिक तथा शीघ्र होगा। चौथा आता है थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के आधार पर निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए हैं।
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। सीखने की प्रतिक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। प्रेरणा आवश्यकता 5 पॉइंट में आएगा। सीखने की प्रतिक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। प्रेरणा आवश्यकता नीड, समस्या, प्रॉब्लम, लक्ष्य, गोल और पर्पस आदि के रूप में हो सकती है। 6 पॉइंट आता है। सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम संतुलन भंग हो जाता है, जीव तनाव का अनुभव करता है तथा समायोजन जाता है। 7 पॉइंट में आएगा। प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ आवश्यक क्रियाएं कम होती जाती हैं। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। उसने एक पिंजड़ा लिया और उसमें इस प्रकार से लीवर को लगाया कि जब बिल्ली उछल कूद करती है तो उसके अनायास प्रयासों द्वारा अचानक से अगर वो लीवर दब जाता तो उसमें वो खाना जो बाहर लटक रहा था वो अंदर जाता और बिल्ली उसे पा लेती। और जब वो सही तरीके से नहीं दबता तो वो उसको नहीं खा पाती। इस तरीके से बिल्ली उछल कूद करके कई प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही सही प्रयास होता है तो उसको वह रिवॉर्ड के रूप में खाना मिल जाता है। तो कई बार जब शुरुआत में उसने ये क्रिया अपनाई तो वह उसमें सफल नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि उसकी उस क्रिया के माध्यम से जिससे अचानक से लीवर दब रहा है और भोजन प्राप्त हो रहा है तो वो उसको सीखकर आसानी से अपना भोजन प्राप्त करने लगी। प्रयोग में देखा गया कि ज्यों ज्यों प्रयास बढ़ते गए व्यर्थ प्रयोग की संख्या कम होती गई और समय भी कम होता गया। कई प्रयासों के बाद यह देखा गया कि जब बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया था तब वह लीवर दबाती और दबाकर खोलती और बाहर आकर अपना प्रिय भोजन प्राप्त करती है। तब बिल्ली ने उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंधी के आधार पर सीखा। अब थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम हैं। सबसे पहला आता है तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब सीखने की प्रक्रिया संपादित की जाती है तो कोई जीव प्रस्तुत होता है तो क्रिया के संपादन में संतोष मिलता है। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है तो कार्य से असंतोष मिलता है। तत्परता का अर्थ कार्य करने के लिए तैयार होने से है। तैयारी की अनुपस्थिति में अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव का नियम भी तैयारी की अनुपस्थिति में प्रभावशाली नहीं रहता, अतः यह तैयारी का नियम अभ्यास और प्रभाव के नियमों को पूरक करता है। सेकंड आता है लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह सकते हैं इसे, अभ्यास का नियम। इस नियम में 2 उपनियम हैं। पहला है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़, और सेकेंड आता है अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिस्कस। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति करके अभ्यास किया जाता है तो उसे उत्तेजना प्रत्युत्तर बंधन शक्तिशाली हो जाता है, परंतु प्रत्युत्तर के अनाभ्यास के कारण यह बंधन कमज़ोर हो जाता है। तो अनुक्रिया बार बार नहीं होती या उत्तेजना और अनुक्रिया का संबंध दुर्बल हो जाता है। तो थॉर्नडाइक का यह नियम नाच गाने टाइप करने आदि कार्य संबंधित परिस्थिति में सत्य है। यह नियम पशु और मनुष्य दोनों की सीखने में उपयोगी है। इस नियम की आलोचना यह है कि नियम सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश नहीं डाला जाता। यह केवल उत्तेजना अनुक्रिया के संबंध और उनकी पुनरावृत्ति पर ही प्रकाश डालता है, अतः यह नियम यांत्रिक है। थर्ड आता है इसमें लॉ ऑफ इफेक्टिव। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि एक परिस्थिति में एक कार्य संतोष प्रदान करता है तो वह कार्य उस परिस्थिति से संबंधित हो जाता है। उसी प्रकार यदि एक परिस्थिति में एक कार्य असंतोष प्रदान करता है तो वह कार्य उस परिस्थिति से असंबद्ध हो जाता है। सरल भाषा में यह नियम इस प्रकार के जीव के लिए जो क्रिया संतोषजनक या सुखद होती है। इस नियम की आलोचना भी की गई। जीव के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उसे संतोष प्रदान नहीं करते, फिर भी जीव अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऐसे कार्य को करते हैं। जबकि दूसरा आलोचना इस प्रकार है, जीव को अनुक्रिया करने के बाद संतोष अथवा संतोष का अनुभव होता है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि बटन दबाने की अनुक्रिया इस नियम से किस प्रकार संबंधित है। थर्ड आएगा, थॉर्नडाइक ने 1930 में इस नियम में जो संशोधन किए उनमें दंड का उपयुक्त मूल्यांकन नहीं किया। फोर्थ है, उपयुक्त दोषों के होते हुए इस नियम के संबंध में कहा जा सकता है इस नियम की सहायता से जीव के सीखने की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। यह नियम अभ्यास का नियम का पूरक भी है। अब जानते हैं थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौण नियम। थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में आता है। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहु प्रतिक्रिया नियम। जैसा कि हम जानते हैं बहु प्रतिक्रिया अर्थात कई क्रिया करने के बाद जब किसी प्रयास द्वारा उस स्थिति तक पहुंचने से पूर्व वह अनेक आवश्यक और व्यर्थ अनुक्रियाएं करता है। यह अनेक प्रतिक्रियाएं जब समाप्त हो जाती तब वह संतोषजनक अनुक्रिया कर लेता है।
तो ये हुआ बहुप्रतिक्रिया नियम। सेकंड आता है मानसिक सेट का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। यह तत्परता के नियम का ही आंशिक रूप है। इस नियम के अनुसार प्राणी में जब तक सीखने के लिए मेंटल सेट नहीं होता तब तक वह नई बातों को सीखने में असमर्थ रहता है। यह बहुत मंद गति से सीखता है। सीखने में उसे अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उपयुक्त मेंटल सेट की अवस्था में अपेक्षाकृत तीव्र गति से एवं कम समय में होता है। थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में कुछ अन्य नियम इस प्रकार से हैं। फर्स्ट आएगा आपका आंशिक क्रिया नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। दूसरा आता है सातवीकरण का नियम, लॉ ऑफ एजिमुलेशन। थर्ड आता है शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसके बाद हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में व्यर्थ के प्रत्ययों पर बल दिया गया है। उन व्यर्थ के प्रत्ययों के कारण सीखने में समय नष्ट होता है। यह सिद्धांत विवरणात्मक है, अर्थात यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, परंतु इस सिद्धांत की सहायता से यह नहीं समझाया जा सकता कि जीव कैसे सीखता है। इस सिद्धांत में जीव की मानसिक क्रियाओं की अवहेलना की गई है। इस सिद्धांत में बार बार प्रयास करके सीखने पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत में अभ्यास की आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि को भी महत्व नहीं दिया गया। यही कारण है कि सीखने का वक्र रेखा में आकस्मिक चढ़ाव अथवा उतार की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। अब जानते हैं दूसरा सिद्धांत। इसमें हम कोहलर का सिद्धांत जानेंगे। कोहलर ने अपना सिद्धांत 1917 में प्रतिपादित किया। प्रयोग के आधार पर सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। यह प्रयोग दृष्टि विभेदीकरण, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन पर थे। प्रयोग मुर्गियों एवं वनमानुष पर किए गए। उसने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि वनमानुष सूझ के द्वारा सीखता है। अंतर्दृष्टि संबंध जो प्रयोग किया गया उसमें उसने 3 प्रयोग वनमानुष पे किए। वनमानुष जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान को पहले जो एक पिंजड़े में बंद किया गया तो उसमें एक छड़ी, एक स्टिक रखी गई और कुछ दूरी पे पिंजड़े के बाहर केले रख दिए गए। पहले तो उसे समझ में नहीं आया और वो मतलब हाथ से उठाने की कोशिश करने लगा। हाथ की दूरी से था इसलिए वह उस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब खेलते खेलते अचानक उसको छड़ी से सूझ उत्पन्न हुई, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि खेलते खेलते अचानक उसने छड़ी को उसके पास डालकर देखा और खींचने का प्रयास किया तो वो उसने पा लिया। तो ये एक प्रकार की सूझ हुई जो अचानक से आती है। तो उसने उसे जब प्राप्त कर लिया तो उसका ये कार्य समाप्त हुआ और उसका ये फर्स्ट प्रयोग में अचानक से की हुई क्रिया पे फल मिला उसे। जबकि दूसरे प्रयोग में पिंजड़े से दूरी पर ही केले रखे गए और इस बार 2 छड़ियाँ रखी गई। अब चूँकि पहले प्रयोग में तो बिल्कुल भी नितांत चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन इस बार उसे थोड़ी सी फिर उसने जब भूल गया और फिर वही उछल कूद करने लगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर उसको वही छड़ लेकर जब खेलते खेलते अचानक से उसे लगा तो उसने सूच के द्वारा उसको खींचने का प्रयास किया बाहर पिंजड़े से। एक से नहीं खींचता हुआ नज़र आया तो उसने फिर 2 का उपयोग करके जोड़कर उसको खींचने का प्रयास किया और इस बार वो सफल हुआ। इसी प्रकार तीसरा प्रयोग किया गया तो इस बार जो प्रयोग था वो बदल दिया। कोहलर ने इसको इस बार बड़ा लकड़ी का बक्सा लिया, उसमें इतना बैठने की जगह रखी और उसमें छोटे छोटे 2 बक्से बनाए और एक छोटा सा बक्सा और बनाया। मतलब छोटे जैसे एक बड़ा बक्सा बना के पिंजरा टाइप में उसमें सुल्तान को रखा गया और छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बना के उसमें रख दिए गए और केला ऊंचाई पे लटका दिया। जब केला ऊंचाई पे लटका दिया तो पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में वो खेलते खेलते एक दूसरे पे उसने बॉक्स रखे तो वो फिर कोशिश करने लगा, तब भी नहीं पहुँच पाया तो फिर उसने तीसरा छोटा बक्सा भी यूज़ किया और जब वो उस तक पहुँच गया तो उसे फिर से इनसाइट के द्वारा वो फाइनली लक्ष्य तक पहुंचा और उसने केले प्राप्त किए। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार के कोहलर ने 3 वर्ष के बच्चों पर भी ये प्रयोग किए। अंतर्दृष्टि की विशेषताएं भी हैं। इसमें अनुक्रियाएं कम होती हैं, फलस्वरूप त्रुटि कम हो जाती है। नवीन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है अंतर्दृष्टि और फलस्वरूप समस्या समाधान बड़ी सहजता से संपादित होता है और इसमें प्रतिमान संगठन दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण समस्या का समाधान सहज होता है। बौद्धिक स्तर अधिक महत्व हो जाता है तो जीवधारियों की अपेक्षा अधिक सूझ उत्पन्न होती है। इसमें अंतर्दृष्टि में प्रयोज्य समस्या का समाधान सरलता, सहजता तथा बिना त्रुटि के करता है। सूझ के कारण समस्या संबंधी प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आ जाता है। आयु और अनुभव के आधार पर बढ़ने लगती है सूझ।